नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का ढेर सारा आभार, तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने जूनियर असिस्टेंट 3281 की परीक्षा देने के बाद जिस तरह से ढेर सारे कमेंट्स, मैसेजेस एंड कॉल्स के माध्यम से मेरा और मेरी पूरी टीम का हौसला बढ़ाया और आपने इसने पॉजिटिव कमेंट्स एंड मैसेजेस लिखे, जैसे कि सर आपका पढ़ाया हुआ लगभग सब कुछ ही आया और आपकी टीम ने बहुत मेहनत करी, आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए नंबर 1 है, बेहतरीन है, शानदार है। तो इन सारे ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट्स के लिए आभार। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और अच्छा बेहतरीन करने की कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिलती है। अब साथियों, इस सेशन के माध्यम से कुछ जरूरी सूचना आपको देनी है ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उसको लेकर, और इसके अलावा अगर हम न्यू वैकेंसी की अपडेट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी आयोग की तरफ से बहुत जल्द जारी की जानी है। लगभग 4500 के आसपास पद हो सकते हैं। पदों की संख्या थोड़ी कम ज्यादा भले हो सकती है, लेकिन मानकर चलिए कि वैकेंसी आनी ही आनी है, इसमें कोई बट नहीं है। तकरीबन 2200 से 2300 पद ऐसे हैं जिनके अध्याचन और लेटर्स वगैरह जो भी है उसके प्रूफ हमारे पास मौजूद भी हैं। आने वाले समय में इसको थोड़ा सा और हम सर्च में है तो ठीक ठाक एक प्रूफ मिल जाएगा, तो हम आपको उसके साथ जो है अपडेट कर देंगे कि कौन से विभाग में कितने वैकेंसीज एंड ऑल क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जरूरी सूचना जो है साथियों, उसमें एक सूचना ये भी है, या यूं कह लीजिए कि बड़े भाई छोटे भाई के नाते एडवाइस समझ लीजिए कि देखिए हमारा आपका कर्मों पर नियंत्रण है ना, परिणाम पर नियंत्रण नहीं है। तो हम आप कर्म कर सकते हैं, तो हमने मिलकर मेहनत करी है, अपने कर्म हम कर चुके हैं, अब जो परिणाम होगा सो होगा। ठीक है, अब उसी में फंसे मत रहिए, है ना, उसको लेकर बहुत चिंतित मत रहिए। अगर अच्छा पेपर हुआ है, बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो बहुत खुश भी नहीं होना है कि एकदम खुश हो जाए, एक्स्ट्रा मतलब इतना खुश हो जाए कि मतलब वो कहता है ना कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। और अगर खराब पेपर हुआ है तो पछतावा भी बहुत नहीं करना है कि उसको लेकर बैठे ही रहे, आगे बढ़िए, और भी चीजें हैं, और भी ऑप्शन है, और भी स्कोप है जहां बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। कुछ न कुछ बेहतर शानदार आप जरूर करेंगे, मुझे भरोसा है, और आपके अपनों को भी और आपको खुद को भी अपने पर भरोसा होगा ही। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो हिंदी में ये वाला जो क्वेश्चन है कि विज्ञापन की वैसाखी, देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर वर्तनी अशुद्धि लग रही है। ठीक है, यहां पर वर्तनी अशुद्धि है, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो ये जो वैशाखी लिखा है तो वैशाखी न लिखकर बैसाखी लिखा होना चाहिए। भाई वैशाखी न लिखकर क्या लिखा होना चाहिए, बैसाखी लिखा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वर्तनी अशुद्धि भी है। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है कि यहां व की जगह ब लिखा होना चाहिए, तो यही जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर वर्तनी अशुद्धि को आयोग कंसीडर करे, जबकि कंसीडर करना चाहिए, तो सीधे सीधे ये जो है ऐसा क्वेश्चन है जिस पर फुल मार्क्स सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, और वर्तनी अशुद्धि की वजह से पहले भी आयोग ने ऐसा किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये मामला सामने आया है। ठीक है, तो एक तो ये ब का व कर दिया। दूसरी बात है कि अगर वर्तनी अशुद्धि को हटा दिया जाए और मान लिया जाए कि ठीक है ये बैसाखी ही लिखा है, तो फिर ऐसे में इसके दो आंसर बनते हैं। एक तो विज्ञापन की जरूरत भी आंसर बनता है, और दूसरा विज्ञापन की ताकत भी आंसर बनता है। विज्ञापन की जरूरत भी और विज्ञापन की ताकत भी। तो अब आयोग की मर्जी है कि इसको मानेगा या इसको मानेगा, लेकिन क्योंकि दो दो आंसर बनने की संभावनाएं बन रही हैं, तो ऐसे में भी आयोग को इस पर फुल मार्क्स दे देना चाहिए, क्योंकि दो के चक्कर में क्यों फंसना। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर फुल मार्क्स की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी इस पर अगर आपको कोई मिलता है प्रूफ तो आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन कर दीजिए। ठीक है भैया, चलिए और आगे देखा जाए। सहयोगी के विलोम की बात करते हैं साथियों, तो सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, विरोधी या प्रतिद्वंदी होता है। तो इस पर जो कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन के लिए कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन का फायदा है। इनमें से कोई नहीं आंसर जो दिया है वो ठीक है, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी विकल्प में नहीं दिखा। ठीक है, प्रतियोगी, विरोधी और प्रतिद्वंदी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं ये वाला कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जिसमें यूपीआई को लेकर बवाल है। ठीक है, तो देखिए ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई है, इसमें पूछा था कि वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सी डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां क्या पूछा है, आधार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण आधार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यूपीआई आधार से जुड़ा तो होता है, लेकिन कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, अब इसमें वर्ड्स को किस हिसाब से समझेगा आयोग और क्या आंसर मानेगा ये तो उसके ऊपर है, लेकिन जहां तक हमने गूगल एंड ऑल करके देखा कि यूपीआई के लिए आधार मैंडेटरी नहीं होता। जैसे सामान्यतः मान लीजिए कि आप पहली बार पेटीएम या फोन पे वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो जब उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं,
है ना, अपना है ना डिटेल्स फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपको कहीं पर वहां मांगता है कि हाँ भैया आधार कार्ड का नंबर डालो या इस तरह की कुछ करो? तो ऐसा कुछ तो मांगता नहीं है, ठीक है। तो फिर वो कहां से सारी डिटेल्स आपकी भाई फेच कर लेता है और फिल कर लेता है? तो वो साथियों एक्चुअली में जो आपका बैंक में आपने केवाईसी लगाया है, जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें जो केवाईसी आपकी लगी होती है, वहां पर जो आप अपना प्रूफ दिए होते हैं, आधार कार्ड या भाई आपका जो भी दिए होते हैं, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या जो भी आप वहां पर लगाए होते हैं, जिसके भी माध्यम से आप अपना बैंक में केवाईसी कराए होते हैं, वही वाला पूरा डिटेल, वही वाला पूरा डेटा उठा लेता है, ठीक है ना। तो यूपीआई के लिए आधार मैंडेटरी है ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ ये है कि भैया वहां से केवाईसी वाला जो डेटा है वो उठाता है। अब इसमें आप कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यूपीआई केवल भारत में चलता भी नहीं है, अदर देशों में भी चलता है। तो ये आयोग के ऊपर है कि आयोग क्या करेगा, ठीक है भैया। बाकी आपको जो प्रूफ मिल रहा है इस पर लगा दीजिए। हाँ ये है कि इसमें या तो फिर आंसर यूपीआई होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी है, ठीक है। बाकी जो विकल्प में दिए हैं उनमें से कोई आंसर होने की संभावना नहीं है, तो या यूपीआई होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये EHKN वाला जो है आपका रीजनिंग वाला, तो इसमें देखिए कि दो ऐसे लॉजिक हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दो ऐसे लॉजिक हैं जो कि इसमें दो ऐसे लॉजिक हैं जो कि E को आंसर साबित करते हैं, और दो लॉजिक हैं जो N को आंसर साबित करते हैं। सबसे पहले मैं आपको E वाला बताता हूं, क्योंकि आयोग ने आंसर E ही माना है। तो आयोग ने जो आंसर E माना है, इसके दो लॉजिक हैं। एक लॉजिक तो ये है कि ये जो दिया है EHKN, ठीक है, तो ये जो EHKN दिया है, तो इसमें भैया केवल E जो है यही तो स्वर है, यही वॉवेल है, बाकी सब HKN क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिक है जिसके हिसाब से आंसर E है। एक लॉजिक ये है कि अगर आप देखें तो E जो है ना, इसमें 4 लाइन है, बाकी तीनों में 3-3 लाइन है। कैसे? देखिए H 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये देखिए K 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये देखिए N 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जबकि E में 4 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, समझ रहे हैं। तो एक ये लॉजिक है, तो इन दोनों लॉजिक के हिसाब से E आंसर है। तो लॉजिक तो है ना, तो आंसर ने अगर आयोग ने E माना है तो आंसर आयोग E ही लेकर चलेगा, इसमें भी ऑब्जेक्शन का फायदा नहीं है। हालांकि दो लॉजिक और देख लीजिए जिसमें N आंसर है। E, H और K ये तीनों अगर वाटर इमेज बनाया जाए तो सेम बनेंगे। EHK का वाटर इमेज भी यही बनेगा जैसे दिख रहा है, जबकि N का सेम वाटर इमेज नहीं बनेगा। N का सेम वाटर इमेज नहीं बनेगा, तो N आंसर होना चाहिए। एक लॉजिक ये है कि भैया जिसके हिसाब से N आंसर होना चाहिए, EHK इन तीनों के बीच से काटने पर, इन तीनों को अगर बीच से काट दिया जाए, जैसे E को अगर आप बीच से काट देते हैं तो जो दो पार्ट बनेगा, दो हिस्से में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, दोनों सेम लगेंगे। वैसे ही H को भी अगर बीच से काट दिया जाए तो जो दो पार्ट बनेगा, दो हिस्से बनेंगे, वो दोनों का शेप सेम लगेगा। वैसे ही K में भी यही होगा, जबकि N में ऐसा नहीं होगा कि N को अगर आप बीच से काट दें तो भी सेम बनेगा, ठीक है, वो सेम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है वो वही लेकर चलेगा, वही लॉजिक मानेगा। एक ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा क्या है कि इसमें भी 3 लॉजिक लग रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग में मल्टीपल लॉजिक लगते ही हैं, फिर वो आयोग के ऊपर होता है कि कौन सा मानेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप ये भी इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा लॉजिक को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो अब इसमें 3 लॉजिक क्या लग रहे हैं, एक ये लॉजिक लग रहा है, ये क्रॉस लॉजिक है, क्या है, ये क्रॉस लॉजिक है। दूसरा वाला क्या है, ये अल्टरनेटिव वाला लॉजिक है, और ये तीसरा वाला है जो कि सीरीज वाला लॉजिक है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिएगा कि क्या होता है, इसमें आप देखेंगे साथियों सीधा सीधा कि आयोग ने इस लॉजिक को फॉलो किया है ना, क्रॉस लॉजिक को फॉलो किया है, और क्रॉस लॉजिक को फॉलो करके आप देखेंगे कि ये आंसर मान लिया है, ठीक है ना। क्रॉस लॉजिक को फॉलो करके ये आंसर माना है, और ये ऑप्शन में है नहीं कहीं, इसलिए इसका आंसर E होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये कहीं पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, उसके हिसाब से E आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए जरूरी और शानदार जानकारियां भैया, इसके हिसाब से आप चीजें देख लीजिए। बाकी अगर किसी और क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन है और अगर आपको मिल रहा है प्रूफ, तो जरूर ऑब्जेक्शन कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल GS by VK सर को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी प्रूफ अवेलेबल हो सकेगा हम जरूर आपको दे देंगे। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप, GS by VK सर, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।